डियर स्टूडेंट्स, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने जाब्लोवस्की डायग्राम एंड इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था और इसी क्रम में आज हम इस लेक्चर में फोटोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट एंड एनर्जी ट्रांसफर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोटोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अगर हम लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रेडिएट करें तो वो मॉलिक्यूल करेक्ट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स में प्रमोट हो जाता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट हो रहा है तो वह सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में ही प्रमोट हो सकता है और कई बार मॉलिक्यूल अपर सिंगलेट स्टेट्स में भी प्रमोट हो जाता है, लेकिन वहां से यह मॉलिक्यूल तुरंत ही इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू रिलीज करके लोएस्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट जिसे कि हम S1 के नाम जानते हैं, इस स्टेट में पहुंच जाता है और यहाँ पर मॉलिक्यूल रिलेटिवली लॉन्गर टाइम तक रह सकता है। तो यहाँ से मॉलिक्यूल रेडिएटिव प्रोसेस या नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है या यह फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके किसी अदर मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल ये S1 एक्साइटेड स्टेट से इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए और क्योंकि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलेटिवली लॉन्गर टाइम तक रह सकता है। लेकिन इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के लिए कंडीशन है कि मॉलिक्यूल की सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए या एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन दोनों एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है, या ये हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों एक्साइटेड स्टेट्स की एनर्जी और इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होने के कारण इनकी मल्टीप्लिसिटी भी डिफरेंट होती है। तो इसी प्रकार इन स्टेट्स में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उनकी केमिकल और फोटोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, या इसको हम यहाँ पे इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल को अगर हम लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रेडिएट करें तो ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल करेक्ट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं या S1 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो ब्यूटाडाइन के जो मॉलिक्यूल S1 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ये जनरली वैलेंस आइसोमराइजेशन की प्रोसेस या आइसोमराइज होकर के डिफरेंट आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि ब्यूटाडाइन के जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट या T1 एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ये जनरली डाइमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट डाइमर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं, ये देखिए ब्यूटाडाइन का ये मॉलिक्यूल है। ये ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल जब करेक्ट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो यह सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जो भी ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे ये जनरली आइसोमराइज होकर के डिफरेंट आइसोमर्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर ब्यूटाडाइन के जो मॉलिक्यूल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट या T1 एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होंगे, ये जनरली डाइमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट डाइमर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट केमिकल या फोटोकेमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसी क्रम में अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ट्रांसफर। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है। तो फोटोकेमिस्ट्री में एनर्जी ट्रांसफर के टू डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल को लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डायरेक्टली रेडिएट कर दिया जाए और मॉलिक्यूल वहां से करेक्ट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाए, या दूसरा मेथड ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल
किसी एक्साइटेड मॉलिक्यूल द्वारा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू रिलीज एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और उसके बाद वह एक्साइटेड हो जाए। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूल को डायरेक्टली लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रेडिएट करें तो मॉलिक्यूल करेक्ट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में वह एक्साइटेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम एनर्जी ट्रांसफर के लिए दूसरे रूट को अडॉप्ट करें जिसमें कि मॉलिक्यूल किसी एक्साइटेड मॉलिक्यूल द्वारा रिलीज एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाए, तो ये रूट उन मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिन मॉलिक्यूल्स में सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के बीच एनर्जी गैप ज्यादा होता है और एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण वहां पे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू एक्साइटेड मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से कोरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट तक नहीं पहुंच सकता है। जैसा कि हम जानते हैं एल्कीन्स की अगर हम बात करें तो एल्कीन्स में सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है और एल्कीन्स में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की प्रोसेस नहीं होती है, जिस कारण एल्कीन्स के मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट तो हो जाते हैं लेकिन वहां से वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स की जिन मॉलिक्यूल्स में सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के बीच एनर्जी गैप अधिक होता है और वहां पे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नहीं हो पाती है, तो उन मॉलिक्यूल को अगर हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उस प्रकार के मॉलिक्यूल एक्साइटेड मॉलिक्यूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सीधे कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार के एनर्जी ट्रांसफर में एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू रिलीज करता है और खुद ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम डोनर मॉलिक्यूल कहेंगे और जो मॉलिक्यूल उस एक्साइटेड मॉलिक्यूल द्वारा या डोनर मॉलिक्यूल द्वारा रिलीज एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में एक्साइटेड या हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है तो वो मॉलिक्यूल हमारा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कहलाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल जिन्हें कि हम डोनर मॉलिक्यूल कह सकते हैं वो या तो S1 एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होंगे या T1 एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होंगे और यहाँ से ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को नॉन रेडिएटिव या रेडिएशन लेस एनर्जी को रिलीज करते हैं और खुद ये डोनर मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाते हैं और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के एनर्जी ट्रांसफर को जनरली हम किसी मॉलिक्यूल को डायरेक्टली ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट तक प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ये डी से हम डोनर मॉलिक्यूल को यहाँ पे शो करेंगे, ए से हम यहाँ पे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को शो करेंगे। 1 का मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से होगा और टी का मतलब ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सोर्स से करेक्ट फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो वह सबसे पहले सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट जाता है और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ये मॉलिक्यूल इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वही मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट तक पहुंच सकते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के बीच एनर्जी गैप बहुत कम हो और जनरली एरोमेटिक कीटोन और एरोमेटिक कंपाउंड में ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग पाई जाती है। तो जो डोनर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होता है यह फिर नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसको कि हमने यहाँ पे ए से डिनोट करा, ये इस एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और जो डोनर मॉलिक्यूल जो कि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में होता है यह अपनी एनर्जी को रिलीज करके फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है और
एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो कि अब ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, वहां से यह केमिकल या फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किसी दूसरे मॉलिक्यूल द्वारा किया जाता है और फाइनली कोई दूसरा ही मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाता है। तो इस प्रकार के फिनोमेनन को हम फोटो सेंसिटाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है और उस मॉलिक्यूल को एक्साइटेड कर देता है, तो उस डोनर मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे फोटो सेंसिटाइजर कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा किया जाता है, जिसको कि हम यहाँ पे डोनर मॉलिक्यूल कह रहे हैं, और फाइनली एक्साइटेड कोई दूसरा ही मॉलिक्यूल हो जाता है। तो इस प्रकार के फिनोमिनन को या इस प्रकार की प्रोसेस को हम फोटो सेंसिटाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल डायरेक्टली फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और अपनी एनर्जी किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, उस मॉलिक्यूल को या उस डोनर मॉलिक्यूल को हम फोटो सेंसिटाइजर कहते हैं। लेकिन फोटो सेंसिटाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो डोनर मॉलिक्यूल है या एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को एक्साइटेड होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम से कम 5 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज ये फोटोसेंसिटाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसको हम यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेंजोफिनोन है, जिसको कि हम फोटो सेंसिटाइजर के रूप में यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे ये ब्यूटाडाइन है, जो कि यहाँ पे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरह यहाँ पे यूज किया गया है। तो आप जानते ही हैं ब्यूटाडाइन को हमने इसलिए यहाँ पे ये लिया है क्योंकि ब्यूटाडाइन में सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और कोरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की प्रोसेस न होने के कारण ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंच सकते हैं। जब बेंजोफिनोन में अगर आप देखेंगे तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो यहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की एफिशिएंसी 100% होती है, यानी कि यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट या S1 एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट होते हैं या पहुंचते हैं, वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में भी आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हम बेंजोफिनोन को यहाँ पे फोटो सेंसिटाइजर के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंजोफिनोन जो कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से करेक्ट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके सबसे पहले सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है या S1 एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है और वहां से यह इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से यह रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करके फिर से ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार ये ब्यूटाडाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट के सोर्स से करेक्ट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और यह सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। लेकिन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से यह इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंचता है। यह S1 एक्साइटेड स्टेट से रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेगा और फिर से ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। तो अगर हम ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल को ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करना चाह रहे हैं तो हम फोटो सेंसिटाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू इस ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल को ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करा सकते हैं। तो इसके लिए हम सेंसिटाइजर बेंजोफिनोन का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यह है कि जो डोनर मॉलिक्यूल है उसकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की
एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से एटलीस्ट 5 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंजोफिनोन के ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ब्यूटाडाइन जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उसकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से इसकी एनर्जी लगभग 9 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा है। तो यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन की प्रोसेस से एनर्जी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंजोफिनोन के जो मॉलिक्यूल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को जो कि लगभग 69 किलो कैलोरी पर मोल है, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं और खुद यह बेंजोफिनोन के मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाते हैं और इस रिलीज्ड एनर्जी को ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं और यहाँ से ये मॉलिक्यूल डिफरेंट फोटोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन के माध्यम से इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेंजोफिनोन को यहाँ पे फोटो सेंसिटाइजर के रूप में प्रयोग किया गया है। तो बेंजोफिनोन का मॉलिक्यूल करेक्ट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके सबसे पहले सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट होता है। यहाँ से यह इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और यह ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को नॉन रेडिएटिव प्रोसेस रिलीज करके फिर से ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है और इस दौरान यह अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्सेप्टर मॉलिक्यूल या ब्यूटाडाइन को ट्रांसफर कर देता है और ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल इस एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट हो जाता है और जहां से यह डिफरेंट फोटोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू डाइमराइज होकर के यह डिफरेंट डाइमर्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर तभी पॉसिबल हो पाया जब बेंजोफिनोन के मॉलिक्यूल की ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है, इस ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल के ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से ज्यादा थी और इसी कारण यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल हो पाया और ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल डायरेक्टली ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट हो पाए। थैंक यू।